आपने बोला इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन हैदराबाद में अरब से शेख आके 80 साल के शेख आके 12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं शरिया के नाम पर, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, रेप करते हैं, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी खिलाफ बोलते हैं। आप क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चे का कानून या मुसलमान की शिक्षा व्यवस्था या मुसलमान की न्याय प्रणाली 130-35 करोड़ भारतीयों जैसी हो? आपने कन्हैया लाल के ग्रूसम मर्डर को, लिंचिंग को कंडेम किया, उसका मैं स्वागत करती हूं, लेकिन ये आतंकवादी रातों रात नहीं बन जाते हो ऐसी साहब। मुसलमान बच्चे को पहले अलगाववादी बनाया जाता है। तुम्हारा पहनना ओढ़ना, खाना पीना, कानून, जुडिशरी, शिक्षा सब अलग है। जब वो सेपरेटिस्ट बन जाता है तब कुछ नेता उसको इस्तेमाल कर लेते हैं मुसलमान लीडर बनने के लिए, और कुछ आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर लेते हैं उनको टेररिस्ट बनाने के लिए। तो आप उस अलगाववाद को पोषण क्यों देते हैं? गुनाह इंसान जब करता है ना, तो अगर आप उसको मजहब के चश्मे से देखेंगे तो फिर आप वो चश्मा उतारना पड़ेगा आपको। राजीव गांधी को मारने वाला कौन? इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन? और गांधी को मारने वाला कौन? कौन है वो कौन से मदरसे से पढ़ कर आए थे? नंबर 1। दूसरी बात, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक मुस्लिम बच्ची इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो बुरी बात क्या हिजाब पहनने वाली? मैडम मुझे ये बताइए, जब लॉ कमीशन ने यह कह दिया कि भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, तो जब लैंग्वेज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, खाने में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, रिलीजन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो आप यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी की अगर आप बात कर रहे हैं मैडम, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट आपको मिलते, मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? क्या वो राइट टू इक्वालिटी का खिलाफ नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, भाई कौन सा दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा बताइए? गोवा में आप मिसाल देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, गोवा में आप जाकर पढ़ लीजिए, अगर कोई हिंदू शादी करता है और उसकी वाइफ 25 साल या 30 साल के दरमियान में होती है, उनको बेटा नहीं होता है, तो दूसरी शादी कर सकते हैं। आप कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते, और मुझे फंडामेंटल राइट मिलता है आर्टिकल 29 में, मेरा कल्चर है। आप जिस शिद्दत के साथ मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं और लगातार आप मुसलमानों के मुद्दों पर जोर देते हैं, और चुनाव में भी जब जाते हैं, जो भाषण आपके होते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि मुसलमान एकजुट होकर के आपका समर्थन करें। तो कहीं आपको पर इसीलिए आरोप लगता है कि आप लगभग वही भाषा बोलते हैं जो कभी मोहम्मद अली जिन्ना बोलते थे। तो इस आरोप के बारे में आपका क्या कहना है? आप अगर मुसलमान कहेंगे, सुनिए और एक बार सुनिए, नहीं मुझे सवाल, मैं आपको गोडसे का साथी मुझे, मैं गोडसे भी आपको कोई राइट नहीं है मुझे जिन्ना नहीं कह रहा हूं आपको, नहीं आपको कोई राइट नहीं है। मैं स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेता हूं इस बात को। मैं एक भारत के संविधान पर ओथ लिया हूं पार्लियामेंट में। मैं आपसे क्या, आपको ये कोई राइट नहीं सर, माफ करना, आपको जिन्ना नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए प्लीज। जबान आप क्या बोल रहे हैं? आप बोलना क्या चाह रहे हैं? वही तो, अरे सुन तो लीजिए भाई, गलत बात है, आप सुन तो लीजिए। एक शख्स जो 4 मरतबा का एमपी है, अरे आप सुन तो लीजिए, आपको जेब नहीं देता कि आप जिन्ना के मुझे जोड़ दें। मैंने आपको जिन्ना नहीं कहा, सुन तो लीजिए। आपने कहा उस बात, नहीं आप इंप्यूट कर रहे हैं। नहीं आप सुन तो लीजिए, इंप्यूट कर रहे हैं बात को कहकर। यही तो मैं कह रहा हूं, सवाल तो सुन लीजिए महाराज। आप सर, मैं सवाल सुनने तैयार हूं, मगर अगर आप मैंने आपको जिन्ना नहीं कहा, सुन लीजिए आप, मैं क्या कह रहा हूं, एक बार सुन। जिन्ना की जबान क्या मतलब? मैंने क्या कहा? आरोप है कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आरोप वो लोग लगाते हैं जिनको आप गोडसे की बात कर रहे हैं, जो गोडसे की बात करते हैं वहां पर आपकी भाषा पर जिन्ना का आरोप लगाते हैं। मैं खाली ये पूछ रहा हूं कि आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या कहेंगे उन बारे में? उनको उनका दिमाग का इलाज करना चाहिए। भाई जिन्ना ने अगर भारत को तोड़ा है, ये क्यों नहीं बोलते कि उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का राइट था? कितने मुसलमानों को वोट डालने का? खाली जो नवाबजादे थे, जिनके पास जमीन थी, जो इनकम टैक्स अदा करते थे, कितने लोगों ने वोट दिया? बिहार में 8% लोगों ने भी वोट नहीं दिया, 8% करीब। तो मुसलमानों पे कहां का आरोप? क्या कांग्रेस के इजलास में जीबी पंत ने मूव नहीं किया था इस देश को विभाजन का, और उसको सेकंड मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं किया था? हम कहां जिम्मेदार हैं इस देश के विभाजन के? हम तो हरगिज नहीं जिम्मेदार। अगर पूरे मुसलमानों को वोट डालने का राइट होता तो बताते फिर आपको, मगर ये बता देते मुसलमान जिन्ना का साथ दिए। अरे भाई कहां मुसलमान? वो मुसलमान साथ दिए जो इलीट अपर क्लास जो थे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं, पॉलिटिकल नहीं है। आपको क्या किसी न्योते का इंतजार है कि न्योता मिलता तब जाते? क्यों? क्या, या फिर यूं ही आपको जुड़ना चाहिए? किससे? कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे जो कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, देश को जोड़ने की पहल हो रही है। एक बात सुनिए, मेरे को समझ में नहीं आता ये बात कि आपके 200 सांसद थे, आप 40 पे आ गए। कौन जिम्मेदार है भैया उसका? मैं जिम्मेदार हूं। चुनाव हुआ ना, फिर दूसरी बार होता है, आप थोड़े बढ़ जाते हैं, 4-5 बढ़ जाते हैं। कौन जिम्मेदार है उसका? आप यानी यूएपीए का अमेंडमेंट का बिल लाती है अमित शाह, आप सपोर्ट करते हैं उसको लोकसभा में, आप सपोर्ट करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जजमेंट आता है, फॉरेन फंडिंग बीजेपी
और कांग्रेस को हुई एक्शन लो, आप रटने सुन ली, तो भाई आप फर्क दिखाइए ना। भारत जोड़ो की बात अगर आप करेंगे कि भाई किसी एक शख्स के लिए, किसी एक शख्स की उसकी इज्जत में, उसके सियासी मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए जुड़ जाओ, मैं नहीं जुड़ूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये भारत यात्रा जो है एक शख्स के लिए है। नहीं वो देखिए वो किसी पार्टी का प्रोग्राम है, उनका ऑफिशियल प्रोग्राम है, वो कर ले, हमको इतराज नहीं है, बिल्कुल करें। ठीक है, आप थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं उन पर भी उंगली उठा रहे हैं, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो देश में जो आप मानते हैं कि बीजेपी का अल्टरनेटिव होना चाहिए, नफरत की सियासत का अल्टरनेटिव खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई कोशिश होती है तो आप उसका विरोध करने लगते हैं। प्रकारांतर से वो बात फिर साबित होती है कि राजनीतिक तौर पर आप देखते जरूर हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सियासत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप उनकी मदद कर रहे होते हैं। अब देखिए भाजपा की हम मदद कर रहे हैं भाई, मैं जितनी भी बातें आपके सामने कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के, ये फैक्ट नहीं है क्या? बिल्कुल फैक्ट है ये। फैक्ट तो सवाल भी है। नहीं सुनिए, आप अगर अब ये आपने भाजपा अगर आज सत्ता में है तो क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है उसकी? आपकी वजह से तो बीजेपी आई ना। गुजरात सुनिए, गुजरात में आखिरी मर्तबा एक मुस्लिम एमपी 1984 में हुआ था, मैं जिम्मेदार हूं उसका, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अपना रोल तो तो बताइए। सुनिए, देखिए आपने कहा कि भाजपा आप मिला दी मेरे को, गुजरात में चुनाव हुआ पिछले मर्तबा, आप हार गए, मैं जिम्मेदार हूं उसका, मुसलमान जिम्मेदार है उसका। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को अगर दोबारा 24 में सरकार बनाने से रोकना है, आप चेहरों से मुकाबला मत करिए, भारत के 543 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में वहां जाइए। आप पर यह आरोप क्यों लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम? अगर मैं हर एक के इल्जाम की फिक्र करना शुरू कर दूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा ना। वो पुकारते रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा। भाई मेरे मरने के बाद तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि इसने सौदा किया था अपने ईमान का, या फिर ये गुलाम हो गया था किसी इख्तिदार पर बैठने वालों का। मेरा काम करूंगा मैं। देखिए जो सच्चाई है उसको बयान करना है, और भारत के मुसलमानों के समझना है कि भारत को अगर मजबूत बनाना क्या है तो भारत के मुसलमानों की पॉलिटिकल वॉइस होनी चाहिए। अगर आप रेडिकलाइजेशन को, अगर आप फ्रिंज एलिमेंट्स को, ब्लैक शीप बोलने सबको अगर कमजोर करना चाहते हैं तो इस खाने को आपको पूरा करना है। और ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं वो कभी नहीं चाहेंगे। और भाजपा तो खैर उनके पास अब तो ना लोकसभा में कोई मुस्लिम एमपी था, ना राज्यसभा में अब है, उनको फिक्र ही नहीं है मुस्लिम वोट की, उनको सिर्फ हिंदू वोट की फिक्र है। तो मुसलमान क्या करें फिर? भाई हर एतबार से मुसलमानों का जो आप सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन इंडिकेटर्स हैं आप देख लीजिए, तो इस पर बात नहीं होगी। तो इसका कनेक्शन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से है। ये आरोप आप पर क्यों लगता है? कभी आपने सोचा इस बारे में? मुझे फिक्र नहीं है सर, आरोप लगाना उनका काम है, काम करना मेरा काम है ना। वो सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, जमीन पर जाकर काम करना मेरा काम है। मैं फिरता रहूंगा जब तक जिंदा अल्लाह मुझे रखेगा, मेहनत करूंगा, काम करूंगा, अपनी बात को रखूंगा। सच्चाई है, जब सर मदरसे का सर्वे का उठाया था उस वक्त आपने कहा कि ये गलत कर रहे हैं, आपने देखा